हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टैनपुरी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी पसना पक्का है सीरीज को देखने वाले हैं। मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जितने भी आंसर्स होंगे मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जितनी भी डिफिकल्टी है इस चैप्टर की वो पूरी खत्म हो जाए। थोड़े क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा है, तो फटाक से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Historians suggest that there were at least two processes at work. Elaborate the statement with reference to the chapter Bhakti Sufi traditions. अब हमें सोसाइटी में दो चीजें देखने को मिल रही थी। फर्स्ट, डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, यानी कि ब्राह्मणिकल आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए सोसाइटी में अब जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, जो कॉम्पोजिशंस थी, जो कंपाइलेशंस थी, वो इजी संस्कृत में, सिंपल संस्कृत में किए जा रहे थे, ना कि डिफिकल्ट संस्कृत में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक्सेस कर सकें और उनको इवन विमेन और शूद्रास तक एक्सेसिबल कराया जा रहा था, जिनको पहले से एकदम अलग रखा जाता था। फिर दूसरी चीज़ कि अब जो हमारे हायर ऑर्डर के लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे, वो एकदम रिजिड नहीं थे। वो जो हमारे लिटिल ट्रेडिशंस हैं, यानी कि जो हमारे लोअर क्लास के लोगों के, जो बाकी लोगों के ट्रेडिशंस थे, उनको भी ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको भी ये लोग स्पेस दे रहे थे हमारी सोसाइटी में। What were the tantric practices and how were they different from Vedic and Puranic traditions? थोड़ा सा यहाँ पे टर्म्स में क्लियर कर देता हूँ। वैदिक ट्रेडिशन सबसे पुराने हमारे ट्रेडिशन जो वेदास के बाद से निकल के आते हैं। फिर पुरानिक ट्रेडिशंस थोड़े उसके बाद के ट्रेडिशंस जो हमें सोसाइटी में निकल के आए थे पुराण्स के बाद से, और बाकी एपिक्स के थ्रू ये ट्रेडिशंस निकल के आ रहे थे। और उसके बाद तांत्रिक प्रैक्टिसेस, तांत्रिक ट्रेडिशंस, यानी कि जो एकदम लेटेस्ट ट्रेडिशंस हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहे थे, जिसमें हमें देखने को मिला कि अब विमेन और मैन दोनों को ही एक्सेप्टेंस दी जा रही थी, दोनों को इंक्लूड किया जा रहा था। यहाँ पे कोई कास्ट और क्लास का डिफरेंस नहीं देखा जा रहा था, यानी कि जो अब रिजिडिटी थी वो इस ट्रेडिशंस में ख़त्म हो गई थी। इन्होंने शैविज्म और बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में हमारे सब कॉन्टिनेंट के। अब ये जो तंत्रिक ट्रेडिशंस थे हमारे, जो नए नए निकल के आ रहे थे सोसाइटी में, नए नए ट्रेडिशंस बन रहे थे, वो वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन से कैसे डिफरेंट थे। तो सबसे पहले तो वैदिक पैंथियन में, यानी कि जो वैदिक ट्रेडिशन में जो गॉड्स को वर्शिप किया जाता था, अग्नि, इंद्र और सोम, अब ये एकदम मार्जिनल फिगर्स बन गए थे। इनको हमें, इनकी अपीयरेंस हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती थी टेक्सचुअल या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में। इसके बाद तांत्रिक ट्रेडिशंस में, तांत्रिक प्रैक्टिसेस में जो वेदास की अथॉरिटी थी उसको एकदम इग्नोर कर दिया गया, और साथ साथ हमने देखा ही है यहाँ पे अब सबको एक्सेप्टेंस दी जा रही थी, और एक थोड़ा न्यू ट्रेडिशन ये था। What are the two broad categories of bhakti traditions and how are they defined? पहली कैटेगरी है सगुण भक्ति, दूसरी है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति ट्रेडिशंस यानी कि जब हम शिव जी को, विष्णु जी को या फिर उनके अवतार को या फिर किसी भी गॉड को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म, यानी कि उनको हम ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, तो ये हो गया सगुण भक्ति। और निर्गुण यानी कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में गॉड को देखते हैं तो वो हो गया निर्गुण भक्ति। Some of the earliest bhakti movements of the 6th century were led by Alvas and Nayanar. Explain the statement. Alvas, Nayanar बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अल्वस जिसमें वी आता है वो है विष्णु जी के डिवोटीज, इसी तरीके से मैंने याद किया था अपने टाइम पे। और नयानास बचे शिव जी के डिवोटीज। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा लिख के आ जाते हैं, 0 मार्क्स मिल जाते हैं। ये लोग अपने अपने डाइटीज को के लिए हिम्स लिखते थे, उनको गाते थे और एक जगह से दूसरी जगह चलते थे, और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अभी जो पोएट सेंट्स थे ये एकदम पॉपुलराइज कर रहे थे अपने अपने डाइटीज को। ये कुछ श्राइन्स को देखते थे कि भाई ये वो श्राइन्स है जहाँ पे हमारे जो डाइटी हैं वो रिसाइड करते हैं, वो उनका घर है, और इन श्राइन्स की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेटर फेजेस पे इन जगहों पे टेम्पल्स बना दिए गए थे और इनको सेक्रेड प्लेसेस की तरह देखा जाने लगा था। इन जगहों पे लेटर फेजेस में पिलग्रिमेज भी चालू हो गया, लोग यहाँ पे आने लगे थे अपने अपने डाइटीज के लिए, और इन टेम्पल्स पे इन पोएट सेंट्स के जो कॉम्पोजिशंस थे उनको गाया जाता था, रिचुअल्स थे यहाँ के, और साथ साथ जो पोएट सेंट्स थे उनकी भी इमेजेस को वर्शिप किया जाने लगा था। मेंशन द फीचर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्टेड बाय द नयानास एंड अल्वर्स। जो अल्वर्स थे, नयानास थे और बाकी जितने भी ट्रेडिशंस हम आगे देखेंगे, ये जो नए ट्रेडिशंस थे इनमें हमें देखने को मिल रहा था कि ये लोग ब्राह्मण्स के अगेंस्ट जा रहे थे। ब्राह्मण्स की जो रिजिडिटी थी, जो कास्ट सिस्टम था, इसके अपोज में बात कर रहे थे, और मेनली सब जितने भी सोशल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, सारे क्लासेस के लोगों को ये लोग एक्सेप्टेंस दे रहे थे, जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी भी सोसाइटी में अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्योंकि पहले जिनको ब्राह्मण्स अनटचेबल बोलते थे, जिनको नॉलेज की कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, अब वो भी इन मूवमेंट्स को ज्वाइन कर पा रहे थे। अल्वास नयानास की इंपॉर्टेंस हमें इससे भी दिखती है कि इनकी जो कॉम्पोजिशंस थी उनको बोला जाने लगा था कि ये वेद्स के बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्वास की एक एंथोलॉजी है, यानी कि एक बुक है जिसमें इनके कॉम्पोजिशन लिखे गए, नलाइरा दिव्य प्रबंधम, जिसको
वेदास के बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है और बोला गया है इट वॉज एज सिग्निफिकेंट एज द 4 वेदास। नेम द 2 women poet saints ऑफ तमिलनाडु whom did they worship। तो सबसे पहले आती है हमारी अंडल, जो कि एक अलवर थी, यानी कि विष्णु जी की डिवोटी थी। इनके जो कॉम्पोजिशन थे ये खुद गाती थी, फिर बाद में इनके जो फॉलोअर्स थे वो इनके कॉम्पोजिशंस गाने लगे, और इनके जितने भी वर्सेस थे वो अपने डाइटी के लिए जो अपना डिवोशन था, अपना जो लव था, उसको एक्सप्रेस वो करती थी। फिर कराइकल अमैया, ये शिव जी की डिवोटी थी, और इन्होंने अपने गोल को अटेन करने के लिए शिव जी से यूनाइट होने के लिए एक्सट्रीम असर्टिसिज्म का पाथ चूज किया, यानी कि जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स थे उनको पूरा छोड़ दिया, वैरागी का पाथ यूज किया आप कह सकते हैं। और इसके बाद इनके जितने भी कॉम्पोजिशंस थे उनको नया नया ट्रेडिशंस में प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर जितनी भी हमारी विमेन सेंट्स आती हैं, ये जो रेवोल्यूशनरी विमेन पोएट सेंट्स आ रही थी, ये सोशल ऑब्लिगेशंस को, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल स्टेटस, एक सोशल रोल डिफाइन किया जाता है कि इस रोल को आपको निभाना होगा, इसको इन्होंने एकदम कैंसिल कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था और खुद का एक पाथ चूज किया था। ये नन नहीं बनी थी, किसी ऑर्डर को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि खुद का एक भक्ति का पाथ इन्होंने बनाया। इनकी जो एग्जिस्टेंस थी, जो नई नई पोएट सेंट्स आ रही थी, ये जो अपनी कॉम्पोजिशंस कर रही थी, अभी जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही थी, एक रेवोल्यूशन ये लेके आ रहे थे। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द अल्वास एंड नयानास ऑफ तमिलनाडु विद द स्टेट फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। अब हमें देखना है जो ग्रुप्स थे उनके स्टेट के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। अब नए ट्रेडिशंस जो हमें आ रहे थे उसमें देखने को मिलता है कि उनके हिम्स में बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज किया जाता था, स्पेशली इन द केस ऑफ नयाना। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अब ये सभी लोग रॉयल पेट्रोनेज जीतना चाहते थे, सब चाहते थे कि इनको जो स्टेट है वो सपोर्ट करे, तो इसलिए इनके बीच में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता था। जो हमारे चोला रूलर्स थे वो इनको सपोर्ट करते थे, हमारे विष्णु जी और शिव जी दोनों के ही टेम्पल्स इन रूलर्स ने बनवाए। ये उसके एग्जाम्पल हो गए कुछ टेम्पल्स के जो चोला रूलर ने पेट्रोन किए थे। अब रूलर्स को सपोर्ट करना चाहते थे इनको, क्योंकि ऑब्वियसली जो किंग्स थे वो चाहते थे कि उनको सपोर्ट मिले जनता का, और इन नए ट्रेडिशंस को जनता का सपोर्ट मिल रहा था, इनकी पॉपुलैरिटी सोसाइटी में बढ़ रही थी। तो जब ये रूलर्स स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, इन ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे, तो जो पॉपुलेशन है वो इनको भी सपोर्ट किया करती थी। 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka, explain। वैसे ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इन सबका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, तो आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, बाकी आप आंसर पूरा ध्यान से सुनिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपसे आंसर बन रहा होगा। तो बासवन्ना एक ब्राह्मण थे जिन्होंने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट किया। ये खुद एक मिनिस्टर थे कोर्ट में, कालाचुरी रूलर के अंडर में। इनका जो मूवमेंट था उसके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको वीर शैवास बोला जाता था। नाम से ही समझ में आ जाएगा कि शिव जी के ये लोग डिवोटीज थे, या फिर लिंग्यास बोला जाता था। इससे याद रखिएगा ये लोग शिव जी को, शिवलिंग को वर्शिप किया करते थे, और जितने भी मैन होते थे वो शिवलिंग पहना भी करते थे। लेफ्ट शोल्डर में एक सिल्वर केस में रख के शिवलिंग को पहनते थे। जनगम, इनकी भी पॉपुलैरिटी इनके अंडर में बढ़ रही थी। ये वेंडरिंग मॉन्क्स होते थे जो कि अब इन ट्रेडिशंस में पॉपुलर होने लगे थे, इनको भी लोग एज ग्रेट लीडर मानने लगे थे। लिंग्यास ये मानते थे कि जब डेथ होगी तो जो डिवोटी होगा वो शिव जी से यूनाइट हो जाएगा और वापस इस वर्ल्ड में वापस नहीं आएगा। इन्होंने भी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को एकदम अपोज किया, चैलेंज किया। जितने भी नए ट्रेडिशंस आए थे उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन थी। तो अगर आपको ये लिखने को आता है कि अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में कॉमन पॉइंट बताइए, तो कॉमन पॉइंट ये है, ये लोग ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज को अपोज करते थे। इन्होंने जो फ्यूनररी राइट्स थे ब्राह्मण्स के उसको अपोज किया, और ये लोग बैरी करते थे अपने डेड को, और इनका कहना था ये शिव जी से यूनाइट हो जाएंगे। The Lingyas disapprove certain practices of the धर्मशास्त्रास, give examples। तो अब हम और देख लेते हैं इसके बारे में कि कैसे इन्होंने जो धर्मशास्त्रास थे उसको डिसअप्रूव किया, कैसे ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट है। इनका कहना था जो आपका ये पॉल्यूशन का पॉइंट है, जो आपका कास्ट सिस्टम है, जो रिजिडिटी है, ये एकदम गलत है। जो आपकी रीबर्थ की थ्योरी है वो भी एकदम गलत है। इनकी अलग थ्योरी थी कि रीबर्थ नहीं होता। इसलिए अब जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे, अभी वो जो लोग थे जिनको ब्राह्मण्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी इन मूवमेंट्स को ज्वाइन करने लगे थे। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये सपोर्ट करते थे, जो कि धर्मशास्त्र में जिसके अगेंस्ट बात की गई है, और विडो ले मैरिज को भी ये लोग सपोर्ट करते थे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको अपना CUET देना है, जिसके प्रिपरेशन के लिए ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक्स आ चुकी हैं। यह हर मेजर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। जो भी आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट है CUET के लिए, उनके लिए इन क्वेश्चन बैंक्स को आप परचेस कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। CUET एग्जाम्स के लिए ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। डिफाइन द टर्म जिम्मी। इस जिम्मी टर्म का मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड। ये वो उन लोगों के लिए आया था
जो कि मुस्लिम रूलरशिप के अंडर में रहते थे लेकिन नॉन मुस्लिम्स थे। फॉर एग्जांपल जूइश, क्रिश्चियंस। जब इंडिया में मुस्लिम रूलर्स आए तो हिंदूज, इन सब के लिए टर्म आया था। इन लोगों को जिज़्या, एक टैक्स होता था, वो देना पड़ता था, जिसके बदले में इनको प्रोटेक्शन मिलता था अपने मुस्लिम रूलर्स से, जिसके बाद ये अपना रिलीजन फॉलो कर सकते थे। लेकिन इंडिया में जब मुगल्स आए तो इनका कहना था हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के रूलर हैं, हम सिर्फ मुस्लिम्स के रूलर्स नहीं हैं। इसलिए इंडिया में इस जिज़्या टैक्स को भी कई लोगों ने हटाया था, कई रूलर्स ने हटाया था। इंडिया में कई बार ये लोग मुस्लिम रूलर्स नॉन मुस्लिम्स को भी लैंड्स देते थे, टैक्स एग्जाम्पशन देते थे, उनको भी कई राइट्स देते थे, क्योंकि इनका कहना था हम इक्वालिटी रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही रूलर्स करते थे, बट ये भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अकबर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। औरंगजेब के भी अंडर में कई एग्जाम्पल हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये लोग सभी रिलीजन प्रैक्टिसेस को, सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते थे। All those who adopted Islam accepted 5 pillars of the faith. Explain the 5 pillars. तो ये है हमारे 5 pillars। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ के याद करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। There is one God, Allah, and Prophet Muhammad is his messenger. Offering 5 time prayer 5 times a day, नमाज आपको 5 बार करनी है। गिविंग आर्म्स यानी कि आपको चैरिटी भी करनी है। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एंड परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का की तरफ आपको पिलग्रिमेज करना है। अब कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स मॉस्क के ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह सेम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। यूनिवर्सल फीचर क्या है कि मक्का की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं। यह हमें पता चलता है मिहराब और मिनबार की पोजिशनिंग से। मिहराब यानी कि एक वॉल पे, मॉस्क के अंदर एक वॉल बनाई जाती है जिसको हम प्रेयर नीश बोलते हैं, जिसकी तरफ देख के प्रेयर की जाती है, जो कि मक्का की तरफ फेसिंग होता है। और मिनबार होता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो इनकी पोजीशनिंग से देखने को मिलता है कि हर जगह मक्का की तरफ फेसिंग बनाया जाता है और उसी तरफ फेस किया जाता है। तो ओरिएंटेशन किस तरफ होता है? मक्का की तरफ। और दूसरे फीचर्स जो कि चेंज होते रहते हैं वो जैसे कि रूफ्स हो गया, बिल्डिंग मटीरियल हो गया, ये हर मॉस्क में आपको अलग देखने को मिलेगा। Who were Sufis? How did they protest against the growing materialism of the caliphate? अब सूफीज एक ग्रुप था जिन्होंने बोला कि asceticism से, यानी कि जितने भी प्लेजर्स हैं उनको छोड़ के, और मिस्टिसिज्म से यानी कि गॉड की प्रेयर करने से, इंटेंस डिवोशन से आप गॉड तक पहुंच सकते हो, गॉड से कनेक्ट हो सकते हो। इनका कहना था जो रिजिड आइडियोलॉजीज है, जो रिजिड इंटरप्रिटेशन है हमारे कुरान का, ये एकदम गलत है। और इसके अगेंस्ट ये लोग चले गए थे। इन्होंने खुद का एक नया थ्योरी बनाया था, खुद का एक नया इंटरप्रिटेशन बनाया था। इनका कहना था सेल्वेशन के लिए आपको डिवोशन करना चाहिए, लव फॉर गॉड होना चाहिए, इंटेंस डिवोशन आपको करना चाहिए, प्रेयर्स करना चाहिए, और इसके थ्रू आप गॉड तक कनेक्ट हो सकते हो। जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे और उनके मेथड को फॉलो करने को ये सही मानते थे। इनका कहना था उनकी तरह ही हमें गॉड की तरफ जाना चाहिए और गॉड तक पहुंचना चाहिए। तो एक नया इंटरप्रिटेशन ये लोग लेके आए थे अपने कुरान का, और इनका जो इंटरप्रिटेशन था इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। तो एक नया इंटरप्रिटेशन था जिसको हम, इन ग्रुप्स को हम बोलते थे सूफीज। बाय द 11th century सूफिज्म evolved into a well developed movement. Give examples. तो अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सूफी खानकास ये लोग बनाने लगे थे। अब ये लोग कम्युनिटीज बनाए थे और ऑर्गेनाइज उनको करने के लिए खानकास या फिर हॉस्पाइस भी बोला जाएगा कई जगहों पे, हॉस्पाइसेस बना रहे थे। ये वो बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे शेख, पीर या मुर्शीद, जो कि यहाँ के रिलीजियस टीचर होते थे, वो रहते थे, और उनके सारे डिसाइपल्स वगैरह रहते थे जिनको हम मुरीद्स बोलते हैं। और ये अपना एक सक्सेसर भी अपॉइंट करते थे जिसको हम खलीफा बोलते हैं। ये जो स्पिरिचुअल लीडर होते थे यानी कि हमारे शेख, पीर या मुर्शीद, ये यहाँ के रूल्स सेटअप करते थे कि क्या क्या यहाँ के रूल्स रहेंगे, कैसे हमें कंडक्ट करना है, कैसे हमें इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से, क्या क्या हमें सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करने, वो इसको स्टेब्लिश करते थे इस खानका के लिए। अब खानका की वर्किंग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके पहले हम एक नए टर्म को देख लेते हैं, सूफी सिलसिला। सिलसिला का मीनिंग होता है चेन। सूफी सिलसिला से मतलब होता है, इनका बोला जाता है कि एक अनब्रोकन चेन है हमारे मास्टर से उनके डिसाइपल की, फिर उनके डिसाइपल की, जो कि चली आ रही है लगातार मोहम्मद के बाद से। ये बोला जाता है प्रॉफिट मोहम्मद है, इन्होंने जितने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स है अपने डिसाइपल में ट्रांसफर करी, ये नए लीडर बन गए। इनसे इनके डिसाइपल पे इस तरीके से एक चेन है जो कि कभी भी टूटी नहीं है और ये चली जा रही है, ये है सूफी सिलसिला। अब इससे इनका बोला जाता है जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, इनको डिवोटीज में ट्रांसफर की जा सकती हैं। अगर आपको सिलसिला ज्वाइन करना है सूफी सिलसिला, तो उसके लिए स्पेशल रिचुअल्स होते हैं कि आपको ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ ऑफ एलिगेंस, कि जितना भी आप सपोर्ट है वो शो कर रहे हो अपने मास्टर के लिए। आपको एक गारमेंट पहनना पड़ेगा और अपने हेयर को शेव करना पड़ेगा। तो अब हम शेख निजामुद्दीन के खानका से खानका की पूरी वर्किंग देखने वाले हैं। व्हाट वाज द खानका, तो सीधे इसको देखते हैं। तो खानका एक सोशल लाइफ का पूरा सेंटर टाइप का बन गया था। शेख निजामुद्दीन की खानका की अगर हम बात करें तो ये यमुना के बैंक में घियासपुर में था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स थे और एक बड़ा हॉल था, जमात खाना,
जहाँ पे जितने भी इनमेट्स थे, इनमेट्स यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होते हैं उनको हम इनमेट्स बोलते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे वो यहाँ पे रहते थे इस हॉल में और प्रे करते थे। इसके बाद इनमेट्स कौन कौन थे? शेख के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो, जितने भी लोग इनसे मिलने आते थे, जितने भी लोग यहाँ पे डिसाइपल बनने आते थे, जितने भी डिसाइपल्स थे वो सब यहाँ पे रहा करते थे। शेख यहाँ के जो थे वो एक स्मॉल रूम में रहते थे, रूफ में जो बनाया गया था, जहाँ पे जितने भी लोग मिलने आते थे वहीं पे ये लोग मिला करते थे। मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग सोशल कैटेगरीज के अलग अलग लोग आते थे। सब लोग सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट, पोएट्स एट्सेट्रा हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते थे। यहाँ पे डिसाइपल बनने भी आते थे, सजेशंस लेने भी आते थे, हीलिंग करवाने भी आते थे। इन सब पर्पजेस के लिए यहाँ पे लोग आया करते थे। यहाँ पे एक कोर्टयार्ड था जिसके अराउंड वरांडा था, और एक पूरे कॉम्प्लेक्स के अराउंड एक यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी था। इसके अलावा यहाँ पे किचन चलता था जो कि विच रन ऑन फतह, यानी कि अनाज चैरिटी पे एक किचन चलता था, सबके लिए ओपन था इन सब के लिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस भी थी। फॉर एग्जांपल आपको शेख के सामने बो करना है, आपको जितने भी विजिटर्स आएंगे उनको वाटर प्रोवाइड करना है, जितने भी इनिशिएट्स हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको शेव करना है, जितने भी लोग हैं उनको योगा का एक्सरसाइज करना चाहिए। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस ये लोग करते थे। बेसिकली जो लोकल ट्रेडिशंस थे उसको ये लोग फॉलो करने लगे थे। वाई डू थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट दरगाह ऑफ मुस्लिम सेंट्स? जब शेख की डेथ हो जाती थी तो इनकी जो दरगाह होती थी अब वो मेन सेंटर बन जाती थी इनके सारे फॉलोअर्स के लिए। हमारे मुस्लिम प्रैक्टिसेस में पिलग्रिमेज बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको हम ज़ियारत बोलते हैं। ये टर्म आप याद कीजिएगा। किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेशन में ये लोग ज़ियारत करते, अपने दरगाह पे आते थे लोग और अपने इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते थे। ये बोला जाता था कि जब सेंट की डेथ होती है तब वो और भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं गॉड के। ये बोला जाता है कि अब वो गॉड के एकदम क्लोज आ गए, तो अब आप यहाँ पे आओगे, अपनी डिवोशन दिखाओगे तो आपको स्पिरिचुअल और मटेरियल बेनिफिट्स होंगे। तो इसलिए लोग अपने बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे इनके पास आते थे। तो अब शेख की वर्शिप पहले भी बहुत इंपॉर्टेंस थी, लेकिन डेथ के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हु वर टर्म्ड एज बेशरिया एंड वाई? एक्सप्लेन इन डिटेल। तो अब यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक हो गया बेशरिया और दूसरा हो गया बाशरिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं। हमने बात करी कि जब सूफी आइडियोलॉजी आई तो इन्होंने बोला भाई असेटिसिज्म हमें करना चाहिए, मिस्टिसिज्म की इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई। इसमें भी कुछ ग्रुप ऐसे थे जो एकदम रेडिकल अप्रोच अपना रहे थे। इन्होंने एकदम एक्सट्रीम लेवल पे इसको लेके चले गए। इन्होंने अपना खानका छोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे रिलेशनशिप्स छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के ये मेंडिकेंसी पे चले गए। इनका कहना था हम एक्सट्रीम फॉर्म्स को फॉलो करेंगे, हम एसेटिसिज्म करेंगे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। और इनके लिए टर्म आए कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स, हैदरीस एट्सेट्रा। इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग टर्म से बुलाया जाने लगा। और ये वो लोग थे अब जिनको हम बेशरिया बोल रहे थे, क्योंकि ये किसी भी लॉ को, जो वेल डिफाइंड लॉज होते थे हमारे मुस्लिम्स में, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए इनको बेशरिया बोला जाता था, क्योंकि ये शरिया को एकदम डिफाई कर रहे थे। और जो लोग शरिया के विदिन रहते थे उसको हम बाशरिया बोलते हैं। एक्सप्लेन द प्रैक्टिसेस ऑफ ज़ियारत इन डिटेल। मैंने अभी आपको बताया ज़ियारत यानी कि पिलग्रिमेज जो कि टूम्स में की जाती थी स्पिरिचुअल और मटीरियल बेनिफिट्स के लिए। तो 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इनकी दरगाह, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन की। ख्वाजा मोइनुद्दीन की शाइन को गरीब नवाज भी बोला जाता है। ज़ियारत में म्यूज़िक और डांस का भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है समा। ये एक सूफिज्म टर्म है जहाँ पे गॉड को रिमेंबर करने के लिए, गॉड की प्रेजेंस को इवोक करने के लिए म्यूजिक का यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, डांसेस का यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल्स ये सब करते हैं और बाकी लोग इसको सुनने के लिए आते हैं। तो इसके थ्रू गॉड को रिमेंबर किया जाता है। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉयल विजिट्स टू द दरगाह ऑफ सूफी सेंट्स, पर्टिकुलरली द शाइन ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि किंग अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में 14 टाइम्स है अपने लाइफ टाइम में। कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक एक साल में 2-2, 3-3 बार किसी सन की बर्थ होती है या फिर कोई वॉर जीत जाते हैं, फिर कोई भी स्पेशल ओकेशन आता है तो वो यहाँ पे विजिट कर लिया करते थे। और जब भी विजिट करते थे तो गिफ्ट्स भी लेके आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स यहाँ पे डोनेट किया करते थे। साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसको लिखा करते थे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफीज एंड द स्टेट फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। जो सूफीज हैं, जितना भी उनको ग्रांट सामने से आता था, जितने भी डोनेशंस आते थे उसको वो लोग एक्सेप्ट किया करते थे। जो सुल्तान से वो इनके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बनवा देते थे, इनको टैक्स फ्री लैंड ग्रांट कर दिया करते थे। तो सुल्तान के साइड से हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस आता था। जो किंग्स वगैरह हैं वो औलिया के क्लोज रहना चाहते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टर्म देखा वाली, वाली का ही प्लूरल टर्म है औलिया। ये वो लोग हैं, वो सूफीज हैं जिनका क्लेम है कि हम गॉड से क्लोज हैं, गॉड से कनेक्टेड हैं और गॉड के थ्रू जितने भी लोग हैं, इनके डिसाइपल्स हैं, उनकी मटीरियल और स्पिरिचुअल जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करा सकते हैं। तो इसलिए जो किंग्स हैं ये लोग चाहते थे कि इनके जो टूम्स हो वो सूफी श्राइन्स के पास हो, हॉस्पाइसेस के पास हो।
लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि सुल्तान और सूफीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे, क्योंकि अब ये दोनों ही वो फिगर्स हैं जो सोसाइटी में खुद को सबसे टॉप ऑर्डर पर देखते हैं। दोनों ही चाहते थे कि इनके सामने रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएं, फॉर एग्जांपल फीट किसिंग हो या फिर वो किया जाए, दोनों ही ये चाहते थे। दोनों ही खुद को हाई साउंडिंग टाइटल्स देते थे। किंग्स का तो हम जानते ही हैं, सूफी शेख्स का भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि निज़ामुद्दीन औलिया एक थे जिनके जितने भी डिसाइपल्स थे वो उनको सुल्तान उल मशैक बुलाते थे। इस तरीके के टाइटल शेख लोग भी खुद को देते थे और किंग्स लोग भी एक्सेप्ट करते थे। कबीर बीजक एंड कबीर ग्रंथावली आर टू डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस, एक्सप्लेन हाउ आर दे प्रिजर्व्ड। तो यहाँ पे अब हमें देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अजीब अजीब टर्म, कंफ्यूजिंग टर्म। इस चैप्टर की दिक्कत ही यही है कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एक के डिस्क्रिप्शन में हमें डिफरेंट और डिफिकल्ट टर्म्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपको ये भी कॉमन लिंक्स भी देखने को मिलेंगे कि भाई ये भी निर्गुण भक्ति भी कर रहे थे, आगे भी हम निर्गुण भक्ति देखेंगे। शिव जी के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, विष्णु जी के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट एंड ओवरलैपिंग ट्रेडिशन सर के ऊपर से ही निकल गया। इसलिए मैं सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। डिस्टिंक्ट एंड ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस क्यों हैं? क्योंकि 3 ट्रेडिशंस हैं, कबीर बीजक, द कबीर ग्रंथावली एंड द आदि ग्रंथ साहिब, और तीनों में ही हमें कबीर जी की वर्सेस देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ओवरलैपिंग है, लेकिन तीनों अलग अलग है, इसलिए डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस इनको बोला गया है। अब तीनों को अलग अलग जगह पे प्रिजर्व किया जा रहा है। द कबीर बीजक को एक ग्रुप है कबीर पंथ, वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश, ये प्रिजर्व करके रखता है। द कबीर ग्रंथावली, इसमें भी हमें कबीर जी के वर्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि दादू पंथ ग्रुप राजस्थान में से प्रिजर्व करके रखा है। और फिर आदि ग्रंथ साहिब, जो कि एक सिख टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसमें भी हमें कबीर जी के जो वर्सेस है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कबीर जी की डेथ के बाद इन सारे मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया था। जो कबीर जी कॉम्पोजिशंस थी, उनकी डेथ के काफ़ी टाइम बाद उनको कंपाइल किया गया और 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनके वर्सेस को मिली। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, इतने अलग अलग रीजन्स में भी इनकी पॉपुलैरिटी हमें देखने को मिलती है। इनके जो पोएम्स हैं, इनके जो वर्सेस हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग डायलैक्ट्स, यानी कि किसी लोकल जगह के लैंग्वेज को डायलैक्ट बोलते हैं, अलग अलग डायलैक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। और कुछ तो स्पेशल लैंग्वेज में कंपोज की गई थी। ये निर्गुण भक्ति करते थे, तो निर्गुण पोइट्स की स्पेशल लैंग्वेज थी जिसमें हमें इनकी पोइट्स देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं द संत भाषा। फिर उलट भाषी भी हमें देखने को मिलती है, अपसाइड डाउन सेइंग्स, कि उल्टा बोला जा रहा है हर चीज़ को। तो हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे, अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे, बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग राइटिंग स्टाइल से। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कितने ज़्यादा अलग थे, कितने ज़्यादा इन्होंने डिवोशन किया गॉड से और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी अपने वर्ड्स में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, फायर रेजिंग इन द ओशन। इस तरीके की राइटिंग कबीर की हमें देखने को मिलती है। एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ कबीर, हाउ डिड ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू हिज पोएम्स। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कबीर जी ने अलग अलग कल्चर से, अलग अलग ट्रेडिशन से वर्ड्स को यूज़ किया अपने अल्टीमेट रियलिटी की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम के कुछ वर्ड्स हैं, अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर, इनको इन्होंने यूज़ किया। फिर वेदांतिक ट्रेडिशन से अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन, इन टर्म्स को इन्होंने यूज़ किया। फिर योगिक ट्रेडिशन से शब्द, शून्य, इन टर्म्स को इन्होंने यूज़ किया। तो बहुत सारी हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनके कुछ पोएम्स में ये हिंदू उसको अटैक कर रहे हैं। ये मोनोथेइज्म, यानी कि एक गॉड को प्रीच करते हैं। आइकोनोक्लाज्म, यानी कि इनका कहना था जो आइडल वर्शिप होती है वो एकदम गलत है। कुछ पोएम्स में हमें ये देखने को मिलता है। तो जो हिंदू पॉलीथीइज्म है, आइडल वर्शिप है, इसके अगेंस्ट इन्होंने बात करी। फिर कुछ पोएम्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू जो प्रैक्टिसेस है उनको भी सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल सूफी टर्म्स जिक्र और इश्क का ये यूज़ करते हैं, जो कि हिंदू प्रैक्टिस नाम सिमरन से मैच करती है। तो कुछ पोएम्स में हिंदू प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट से बात करते हैं, कुछ जगह पे उनके सपोर्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली। इन्होंने अपने जो टीचिंग्स हैं, अपने हिम्स, अपने शब्द में दिए। इसके बाद ये भी निर्गुण भक्ति को प्रीच करते थे। इनका कहना था कि गॉड का कोई जेंडर नहीं है, गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, गॉड रब या फिर एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट है वो निराकार, उसका कोई शेप साइज नहीं है। जितने भी हमारे हिंदू और मुस्लिम प्रैक्टिसेस थे, जो रिजिड प्रैक्टिसेस लोग अपनाते थे, सेक्रीफाइसेस हो गए, रिचुअल बाथ्स हो गए, कुछ भी हो गया, वर्शिप हो गया, इमेज वर्शिप हो गया, इन सब के अगेंस्ट थे। इनका भी कहना था कि गॉड का कोई शेप वगैरह नहीं है।
गुरु नानक जी ने बोला कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको एक कम्युनिटी में फॉर्म कर देते हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी बना दी जहाँ पे सब लोग कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप करते थे, यानी कि सब लोग साथ आते थे और साथ आके डिवाइन नेम लेते थे। डिवाइन नेम को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनका कहना था कि हिम्स को रिसाइट करने से गॉड से हम कनेक्ट हो सकते हैं, डिवाइन नेम को रिपीट करने से गॉड से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अपना प्रिसेप्ट नेक्स्ट प्रिसेप्टर यानी कि अपना सक्सेसर इन्होंने गुरु अंगद जी को बनाया। तो ये एक प्रैक्टिस थी कि जो भी अभी करंट प्रिसेप्टर है वो एक सक्सेसर प्रिसेप्टर बना देता था कि हमारे बाद ये हमारे प्रिसेप्टर बन जाएंगे। गुरु नानक जी खुद का एक रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी डेथ के बाद जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने खुद को हिंदूज और मुस्लिम से अलग कर दिया, खुद का एक नया रिलीजन बना लिया। व्हाट इज द आदि ग्रंथ साहिब एंड गुरु ग्रंथ साहिब एक्सप्लेन। तो सिखिज्म में टोटल बोला जाता है 10 हमारे प्रिसेप्टर्स रहे, 10 हमारे गुरु रहे। उनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने बाबा गुरु नानक के जितने भी हिम्स थे, उनके अगले 4 सक्सेसर्स के जितने भी हिम्स थे, उनको पूरा कंपाइल किया आदि ग्रंथ साहिब में। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इनके साथ साथ बाबा फरीद, रविदास और कबीर, इनके भी जो कॉम्पोजिशंस थे उसको इन्होंने इनमें कंपाइल किया था। इसलिए हमने जब कबीर की बात करी थी तब हमने आदि ग्रंथ साहिब की भी बात की थी। इसमें जितने भी हिम्स हैं उसको गुरबानी बोला जाता है। इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में कंपोज किया गया था। फिर इन लेट 17th सेंचुरी जो 10th प्रिसेप्टर थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने भी अपना एक स्क्रिप्चर निकाला जिसमें इन्होंने गुरु तेज बहादुर जो कि 9th गुरु थे, उनके जितने भी हिम्स थे उनको कंपोज किया, जिसको बोला जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ का भी फाउंडेशन रखा। ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी लोग इसमें दीक्षा लेंगे सिखिज्म में, जितने भी लोग इनिशिएशन करेंगे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके 5 सिंबल्स बताए गए, अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल। इनको आप 5 को याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी पोएट सेंट के ऊपर, मीराबाई के ऊपर। मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। लेकिन इसका आंसर देखने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो एटलीस्ट एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करिए, हमारी बहुत हेल्प होती है। और अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आप ये भी बता सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो, हमें आपके कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट में मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम सीधे देखते हैं मीराबाई की जितनी भी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने है। मीराबाई जितनी भी इनके बारे में हमारी डिटेल्स हैं वो भजन्स के थ्रू आती हैं। वो भजन जो बोला जाता है कि इनके थे, इनको कई सेंचुरी से लोग गा रहे हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है मीराबाई के बारे में। ये एक राजपूत प्रिंसेस थी मेहता मारवाड़ से, जिनकी मैरिज करा दी गई थी इनके विल के अगेंस्ट सिसोदिया क्लैन के एक प्रिंस के साथ, राजस्थान के एक प्रिंस के साथ। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हमें प्रिंस नहीं चाहिए, हमें महल नहीं चाहिए, हमें कृष्ण जी चाहिए। कृष्ण जी की ये डिवोटी थी जो कि एक विष्णु जी के अवतार हैं, और कृष्ण जी को एज अ लवर वो देखती थी, अपना पूरा डिवोशन एक कृष्ण जी को की तरफ रखती थी। तो इन्होंने जो ट्रेडिशनल रोल था वाइफ का उसको नहीं फॉलो किया, जो कि हमें सारी विमेन सेंट्स के साथ देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशनल रोल था सोसाइटी का, जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, उनको इन लोगों ने फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद का एक नया पाथ बनाया। इनके जो इन लॉज थे इन्होंने इनको पॉइजन करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये बच निकली, ये महल छोड़ के निकल चली और इन्होंने खुद का एक पाथ को फॉलो किया, जहाँ पे ये अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्पोजिशंस लिखती थी कृष्ण जी के लिए। इनके प्रिसेप्टर थे रायदास, जो कि एक लेदर वर्कर थे। तो एक राजपूत प्रिंसेस जिसके प्रिसेप्टर ने एक लेदर वर्कर, तो ये दिखाता है कि किसी जो कास्ट सिस्टम थे उनको नहीं मानती थी। इन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ दिया था। मीराबाई ने कोई एक फॉलोइंग डेवलप नहीं करी, जैसे कि हमने बाबा गुरु नानक के केस में देखा, उस तरीके की इन्होंने फॉलोइंग डेवलप नहीं करी, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। इवन आज की डेट पे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने मीराबाई का नाम नहीं सुना होगा, जो मीराबाई को एज कृष्ण भक्त नहीं जानता होगा। आज की डेट पे भी कई लोग मीराबाई के गाने गाते हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, मेंशन इन 2 सोर्सेज टू नो अबाउट भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। तो 2 सोर्सेज क्या क्या है, एक जो भी कॉम्पोजिशन है पोएट सेंट्स की, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स है, जो कि इन सेंट्स की डेथ के बाद जिनको लिखा गया था, कंपाइल किया गया था, ये एक अच्छा सोर्स है। और दूसरे हेजियोग्राफीज, वो बायोग्राफीज जो सेंट्स के लिए लिखी जाती थी, उनके डिसाइपल्स वगैरह लिख दिया करते थे, तो वो बायोग्राफीज भी, वो हेजियोग्राफीज भी हमें काफ़ी कुछ बताती है इन सेंट्स के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, और हम फिर से मिलेंगे बाकी वीडियोज़ में।